ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो हमने कई सारे मेथड देखे थे, वॉर्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, स्टैटिक ड्राइव्स और कन्वर्टर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, ये सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है, बट हमारे पास जो स्पीड कंट्रोल का एक्सप्रेशन निकल के आता है दैट इज v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय हाउ मच k5। तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल करने का मतलब क्या है, स्पीड को हमें वेरी कराना है, हमें चेंज करना है। तो स्पीड को हम वेरी कैसे कर सकते हैं, हम आर्मेचर वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, फील्ड फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस हमने क्या देखी थी कि वोल्टेज जो होती है हमेशा या तो इक्वल टू या लेस देन रहती है रेटेड वोल्टेज की। ठीक है, इससे ज्यादा वोल्टेज हम यूज नहीं करते। तो इस तरह से होता क्या है कि आप वोल्टेज को क्या कर सकते हो, सिर्फ कम ही कर सकते हो, जिससे स्पीड क्या हो सकती है, केवल रिड्यूस ही हो सकती है। तो आपकी जो स्पीड होगी वो केवल आपकी रिड्यूस ही हो सकती है, इंक्रीज होगी ही नहीं। क्लियर है? तो अगर आपको स्पीड कंट्रोल चाहिए होता है बिलो बेस स्पीड या रेटेड स्पीड से कम चाहिए, ठीक है, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में हम करते क्या है, वोल्टेज को हम रिड्यूस करते हैं, और इस वोल्टेज को रिड्यूस करने से हम क्या कर पाते हैं, ओमेगा एम लेस देन बेस स्पीड। लेस देन बेस स्पीड अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन बेस स्पीड हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि हम वोल्टेज को एक फिक्स्ड वैल्यू से, रेटेड वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, अगर हम बात करें फील्ड कंट्रोल की, अगर हम बात करें फील्ड कंट्रोल में क्या होता है, फील्ड कंट्रोल में हम क्या करते हैं, फ्लक्स को वीक कर देते हैं। ठीक है, फ्लक्स को हम क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो अगर आप फ्लक्स को रिड्यूस करते हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। अगर फ्लक्स रिड्यूस हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फ्लक्स को आप वीक करके आप ओमेगा एम ग्रेटर देन बेस स्पीड भी आप पा सकते हो। मतलब अगर आपको बेस स्पीड से, रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, फ्लक्स कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इन दोनों की मदद से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, वेरिएशन कैसा मिल रहा है, हमें स्पीड का वेरिएशन मिल जाएगा ओवरऑल। ठीक है ना, तो जैसे हमारी ये स्पीड है, ये एक्सेस हमारा स्पीड को डिनोट कर रहा है, ओमेगा को। ये हमारी क्या है, बेस स्पीड है सॉरी, ये जीरो स्पीड है। तो आप जीरो से लेकर के इससे कम भी कर सकते हो स्पीड, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आप स्पीड ज्यादा कर रहे हो तो आप क्या यूज करते हो, फील्ड कंट्रोल हम यहाँ पे यूज करते हैं। और अगर हमें कम करना होता है तो हम वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। और इस तरह से हम ये जीरो से लेकर के यहाँ तक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ्लक्स, अब वो मशीन के ऊपर है, डिजाइन के ऊपर है, हम स्पीड कितना बढ़ा सकते हैं, बढ़ा तो हम लगभग 4-5 गुना 6 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो फिर मशीन उसी के हिसाब से डिजाइन की जाती है। अगर आपने स्पीड को जीरो से कम कर दिया, इसका मतलब स्पीड नेगेटिव हो गई, मतलब मोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो वो फिर आपका जो ऑपरेशन है वो फिर आपका थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑपरेशन हो जाएगा। मोटरिंग मोड है तो थर्ड हो गया है, और अब वैसे सेकंड हो गया, अदरवाइज थर्ड क्वाड्रेंट का ऑपरेशन हो जाएगा। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन की बात करें, स्पीड रिवर्सल की हम बात ना करें, तो ये पूरा वेरिएशन आप पा सकते हो केवल आप किस क्या करके, फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करके। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं। नहीं है कोई डाउट, चलिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ओमेगा एम वर्सेस टॉर्क कर, मैक्सिमम टॉर्क का जो कर्व है वो हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपकी स्पीड वेरी होगी, आपको कितना मैक्सिमम टॉर्क आप डेवलप कर सकते हो, मिल सकता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे इस कर्व की मदद से। ओरिजिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड जीरो, टॉर्क जीरो, एंड सो ऑन। ऐसे करके इधर जाओगे तो स्पीड बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जाओगे तो टॉर्क बढ़ रहा है। अब होता क्या है, यहाँ पर हमें आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मिल रहा है और यहाँ पे हमें फील्ड कंट्रोल मिल रहा है। उसकी अकॉर्डिंग हमें देखना है कि मैक्सिमम टॉर्क की हम बात कर रहे हैं, हम टॉर्क नहीं बोल रहे हैं, ये मैक्सिमम कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क हमारा जो होता है
या टॉर्क जो होता है वो हमारा IA पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है। फ्लक्स कांस्टेंट है, तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन या शंट मशीन की अगर हम बात करें तो हमारा टॉर्क जो हो जाएगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या अगर मशीन सैचुरेटेड है तो भी ऐसा ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो ऑब्वियसली आप मैक्सिमम करंट यानी रेटेड करंट यहाँ पे क्या ले लोगे जितना भी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपका फिक्स्ड है, कांस्टेंट है इधर। ठीक है, दो चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। दूसरी चीज और हमें देखनी है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि देखो हम यहाँ पे इस रीजन में क्या कर रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं। वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं, तो पावर क्या होती है, पावर होती है आपकी V इंटू में IA। तो यहाँ पे करंट तो आपका जो भी है मैक्सिमम वैल्यू आप उसको रख करके यहाँ पे मैक्सिमम पावर ले सकते हो, लेकिन वोल्टेज आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वोल्टेज वेरिएबल है। आप देख सकते हो कि P की पावर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये मैक्सिमम टॉर्क है। IA भी आपका वेरी कर सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम टॉर्क ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो मैक्सिमम करंट के कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, तो इसलिए ये कर्व ऐसा है। ठीक है, अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या है, पावर हमारी लीनियरली इंक्रीज कर रही है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप यहाँ पे वोल्टेज को तो कंट्रोल कर ही रहे हो ना, आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले भी ली तो भी वोल्टेज तो आप चेंज कर ही रहे हो, यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल यूज कर रहे हो ना। तो वोल्टेज कम ज्यादा करोगे तो वोल्टेज तो वेरिएबल है ही है। वोल्टेज जीरो है तो पावर जीरो है। वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेगी पावर भी लीनियरली इंक्रीज करेगी, और पावर का जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, लीनियरली इंक्रीज करेगा अप टू बेस स्पीड। तो ये होगा आपका पावर मैक्सिमम का कर्व, और ये जो हो जाएगा ये टाउ मैक्स का कर्व हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, टॉर्क वाला हम ब्लैक से ड्रॉ कर देते हैं और पावर वाला रेड कलर से ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हाफ पार्ट की अगर हम बात करें, अबव बेस स्पीड की अगर हम बात करें, तो हमने क्या करा है, फ्लक्स को वीक किया है। ठीक है, लेकिन बेस स्पीड जो हमें मिलती है कॉरस्पॉन्डिंग टू रेटेड वोल्टेज मिलती है। अब रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हम लेके नहीं जा रहे, तो इस पार्ट में, राइट वाले पार्ट में आपकी वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि करंट जो है, टॉर्क जो है वो आपका मैक्सिमम टॉर्क जो है, अगेन वो किस पे डिपेंडेंट है, 5 इंटू IA मैक्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट तो आपका मैक्सिमम करंट है ही, लेकिन फ्लक्स तो आप वीक कर रहे हो ना। अगर आपको अबव वे स्पीड जाना है तो आपको फ्लक्स तो आप कम करते जा रहे हो। जैसे जैसे आप फ्लक्स कम करते जाओगे आपका टॉर्क जो होगा वो गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, और ऐसे आपको टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। ठीक है, तो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो आपकी डिक्लाइनिंग हो जाएंगे, गिरते हुए मिल जाएंगे आपको ऐसे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये टी मैक्स का कर्व है जब आप फील्ड कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि फील्ड गिर रही है तो फ्लक्स गिर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर मैक्सिमम पावर की, तो मैक्सिमम पावर जो है दैट इज V इंटू IA मैक्स ऑब्वियसली। तो आपका ये भी कांस्टेंट है अब फील्ड कंट्रोल के दौरान, तो और ये भी मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की हम अलाउ कर सकते हैं वो भी कांस्टेंट है। तो पावर यहाँ पे देखो V इंटू I दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पावर का कर्व अगर आप ये स्पीड कंट्रोल के दौरान देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और मैक्सिमम टॉर्क का कर्व देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। शुरुआत में बेस अप टू बेस स्पीड टॉर्क कांस्टेंट रहता है, मैक्सिमम टॉर्क जितना आप प्रोवाइड कर सकते हो कांस्टेंट रहता है। फिर क्या होता है, अगर बेस स्पीड से ज्यादा अगर आपने स्पीड करना चाही तो क्या होगा, जो मैक्सिमम टॉर्क आप अप्लाई दे सकते हो वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली पावर यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। आप एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद, आप ऐसा नहीं है कि स्पीड बढ़ाते रहोगे तो पावर बढ़ती रहेगी, नहीं। फिर फाइनली जाकर के मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उससे ज्यादा पावर आप ड्रॉ नहीं करा पाओगे मशीन से। ये बताइए समझ में आया बच्चों? अंशुल समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो ये हमारा एक ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपने देखा भी होगा, मशीन्स में भी देखा होगा। एनीवेज एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था हमारा स्टार्टिंग का, वो कंप्लीट करा करके इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर नहीं तो भूल जाऊंगा मैं।
तो स्टार्टिंग का या फिर डायनेमिक कंट्रोल का ये टॉपिक है, दोनों हम सेम चीज से अचीव कर लेते हैं। तो हम कैसे करते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग हम कैसे करते हैं? क्यों डायनेमिक ब्रेकिंग कैसे करते हैं? चलो एक बार ड्रॉ ही कर देते हैं इस कर्व को। तो अगर आप इसका स्पीड करंट कर्व ड्रॉ करोगे, ओमेगा एम वर्सेस आईए करंट, अगर आप करंट का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा? हम पहले बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की, ठीक है? और उसके बाद इसी में ही हम ऐड कर लेंगे क्या? आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। बाद में हम इसमें ऐड कर लेंगे, अभी हम स्टार्टिंग को देखते हैं। स्टार्टिंग के वक्त पे होता क्या है? स्टार्टिंग के वक्त आपकी मशीन का जो शाफ्ट है, डीसी मशीन का जो डीसी मोटर का जो शाफ्ट है वो क्या है? स्टेशनरी है, जिसकी वजह से स्पीड क्या है? जीरो है। अगर स्पीड जीरो है तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी? कोई भी कंडक्टर जो है या कोई भी लूप जो है वो फ्लक्स को कट नहीं कर रहा है या उससे लिंकेज चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या? क्योंकि ओमेगा एम जीरो है। अब मोटर की अगर हम बात करें तो मोटर में क्या होता है? जो आप वोल्टेज सप्लाई करते हो वही वोल्टेज क्या करती है? उसी का कुछ पार्ट बैक ईएमएफ में और कुछ ड्रॉप में आपको दिखाई देता है। तो आप देखोगे ये इक्वेशन बन जाती है डीसी मोटर में, ठीक है? ये हमने दिखाई थी, केवीएल लगा करके ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। अगर हम आर्मेचर करंट यहां से निकाले तो V माइनस ई ए अपॉन में क्या हो जाएगा? आर ए। ये हमारा आर्मेचर करंट हो जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब होता क्या है स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि बैक ईएमएफ हो गई जीरो, ये हो गया जीरो। पहले ये कैसे होता था कि आपने 220 वोल्ट सप्लाई किया, ये 200 वोल्ट तक तो लगभग यही रहता है, 200 वोल्ट, 210 वोल्ट, 205 वोल्ट, 195 वोल्ट। तो ईए जो होता है, मेजर पार्ट जो होता है वो ईए में जाता है इसका, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पे कितना न्यूमरेटर कितना बचेगा आपका? मान लो 20 वोल्ट। अभी अगर हम जो गिवन एक्सप्रेशन की बात करें तो वो 20 वोल्ट बचता अगर ईए जीरो नहीं होता, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होती तो। लेकिन ईए जीरो होने की वजह से ये क्या हो गया? 20 की जगह 220 हो गया। अब देखना जरा, 220 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया? 11 हो गया। इसका मतलब जो आई ए है ये आपको 11 टाइम्स मिल रहा है, अगर पहले जैसा कि ये केस है तो। मतलब जैसे ही आपने मोटर को स्विच ऑन किया वैसे ही आपको क्या मिलने लगा? 11 गुना करंट, जो आपका रेटेड करंट है या जो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट है उससे 11 गुना, 11 टाइम्स जो है ज्यादा करंट आपको मिलने लगा। मशीन तो आपकी डैमेज हो जाएगी, परमानेंट डैमेज हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, मशीन को डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट करके एकदम से स्विच ऑन नहीं करते हैं डीसी मोटर को। आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे डीसी मोटर के जब भी, तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक स्टार्टर लगा होता है कुछ इस तरह से, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे एक हैंडल दिया होता है, ठीक है? ये हैंडल हम धीरे धीरे रोटेट करते हैं, धीरे धीरे रोटेट करते हैं, धीरे धीरे रोटेट करके हम यहाँ पर लेके जाते हैं। फाइनली क्या होता है, ये यहाँ पर ही चिपक जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक है? तो हम इस ऐसे इससे क्या करते हैं, ये हमारा स्टार्टर है। स्टार्टर क्या करता है? स्टार्टर इस करंट को लिमिट करता है। कैसे लिमिट करता है? बाय इंट्रोड्यूसिंग सम रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट, ठीक है? थोड़ा सा उसको हम देखते हैं कैसे। तो हमारे पास V का एक्सप्रेशन जो बचा स्टार्टिंग के वक्त, हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी I का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बचा स्टार्टिंग के वक्त, वो हो जाएगा हमारा V अपॉन में आर ए। अब आपको इस करंट को आपको लिमिट करना है, ये बहुत ज्यादा करंट हो गया, आपको इसको लिमिट करना है। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बचो एक सेकेंड। सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे बैक ईएमएफ तो आपका क्या है? जीरो है।
यहाँ पे इसका कुछ आर्मेचर का रेजिस्टेंस है RA, तो अब ये क्या हो जाएगा, RA प्लस R एक्सटर्नल हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इंक्लूड कर दिया है। इस रेजिस्टेंस को जैसे जैसे आप, अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा रखोगे, देखो यहाँ पे माइनस EA था ना, वो तो गायब हो गया, वो तो है ही नहीं। पर आपने क्या करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या रखा, ज्यादा रखा। ज्यादा रेजिस्टेंस अपने यहाँ पे रखा तो वो करंट को लिमिट में रखेगा, वो करंट को बढ़ने नहीं देगा। तो जब हम वो हैंडल जो है वो धीरे धीरे मूव करते हैं इस तरफ, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में यहाँ पर हम क्या करके रखते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखते हैं। हम धीरे धीरे उस रेजिस्टेंस को कट करते चले जाते हैं और फाइनली इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, इतने में क्या होता है, जैसे जैसे हम इसको धीरे धीरे मूव करते हैं तो होता क्या है कि इतने मोटर जो होती है आपकी स्पीड पिक करती रहती है, तो बैक EMF जनरेट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये जनरेट होना शुरू हो जाती है, आप इस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो एंड अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का हमारा होता है। अब कैसे हम इसको कर सकते हैं, हम इसको या तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रियोस्टेट टाइप का कनेक्ट कर लीजिए, एक रियोस्टेट हाई रेजिस्टेंस, उसको वेरी कर करके हम ये काम कर सकते हैं। या स्टार्टर जो हम यूज करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, वो सेम काम करती है। एक ऐसा ही सर्किट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इसका, आर्मेचर का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लिया हमने यहाँ पे, और हमने क्या करा, यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर लिए बहुत सारे। ठीक है, यहीं पे इसके पैरेलल में फील्ड भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। आपने क्या करा, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया ऐसे, एक और स्विच लिया ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक और स्विच लिया ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक और स्विच लिया ऐसे कनेक्ट कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, इनको कुछ नाम दे दीजिए, S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन, कितने भी लगा लीजिए, मतलब थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। अब जैसे ही आपने ये वोल्टेज दिया, आप क्या करोगे, आप ये जब मोटर को आप स्टार्ट करो तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या रखोगे, आप ऑन रखोगे, जिससे क्या होगा, ये जो करंट ड्रॉ कर रहा है ना, आर्मेचर करंट यहाँ पे जो फ्लो करेगा, जो लोड करंट ये ड्रॉ कर रहा है, ये लिमिट में रहेगा, ये आपका बहुत ज्यादा नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, तो आपको जो करंट मिल जाएगा वो एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगा, एक लिमिटेड करंट आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। ठीक है, ये फ्लो करने लगा। अब इसको देखिए जरा, ये जो करंट आपको मिल रहा है ना, ये करंट जो आपको मिल रहा है, जब ये करंट एक बार डेवलप हो गया सर्किट में और ये लिमिटेड है, मतलब कंट्रोल्ड करंट है अब ये, तो ये टॉर्क किसके बराबर होता है, K phi IA के बराबर होता है। तो करंट तो आपको मिल गया ना, क्योंकि इसमें कुछ करंट है तो अब यहाँ पे टॉर्क डेवलप होना शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है मशीन डेवलप करना शुरू कर देगी। अब ये टॉर्क डेवलप होना शुरू हो गया, शाफ्ट अब क्या करना शुरू कर देगा, यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। अभी इस पॉइंट पे देखो करंट करंट है ना, खाली स्पीड कितनी है यहाँ पर, आप देख सकते हो 0 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये आर्मेचर है जो भी आपने लिमिट किया है इसको इतना, और स्पीड कितनी है यहाँ पर, स्पीड आपकी 0 है। लेकिन करंट होने की वजह से क्या होगा, मोटर के ऊपर कुछ टॉर्क डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, पिक करेगा स्पीड को, ओमेगा एम क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा ये। ठीक है, तो आपने क्या करा, कुछ स्पीड इसने जो पिक कर ली, ये कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ स्पीड इसने जब पिक कर लिया तो कुछ आर्मेचर EMF इसकी डेवलप हो गई, अब आप रेजिस्टेंस को थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ये सारे ओपन रखे थे ना, आपने क्या करा, एक को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने से क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस आपका शॉर्ट हो गया। ठीक है ना, करंट जो होगा वो यहां से होते हुए गुजरेगा, और ये रेजिस्टेंस जो हो गया पाथ का, ये आपका खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, RE एक्सटर्नल 1। जैसे ही ये कम होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लोड करंट या फिर आर्मेचर करंट जो होगा ये बढ़ेगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या देखोगे, जैसे ही आपने इसको कट किया तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा, मैं इसको और डिफरेंट पेन से ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही आपने एक रेजिस्टेंस को कट किया, ये क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर शिफ्ट होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस सीधे बढ़ जाएगा। अब सॉरी, रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस घटने की वजह से करंट जो हो गया वो बढ़ जाएगा आपका। ये वैल्यू जो घट गई थी पहले, अब वो बढ़ गई है। अब करंट अगर बढ़ गया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क फिर से बढ़ गया है, जिसका मतलब क्या है, ये वापस से स्पीड बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाकर के क्या हो जाएगा, ये फिर जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जाकर के इसको इक्विलिब्रियम मिल गया। आपने क्या करा,
अब फिर से बैक ईएमएफ और बढ़ गई है तो आपने क्या करा, ये दूसरा स्विच भी क्लोज कर दी, क्योंकि ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया तो रेजिस्टेंस आप और कम कर सकते हो। आप इसको कम करोगे तो ये क्या होगा, फिर से आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। और क्योंकि करंट बढ़ गया है तो फिर से टॉर्क बढ़ गया है, तो ये फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और ऐसे ऐसे करके ये आपको वोल्टेज फाइनली आपका बिल्डअप मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पर आपका मशीन जो है वो ऑपरेट करने लगेगी, ठीक है। तो फाइनल ऑपरेटिंग पॉइंट पे आपकी जो मशीन है वो आपका जो है वर्क करने लगेगी, ठीक। कोई डाउट है तो बताओ, बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? इस तरह से ये मशीन की हो गया आपका, तो ये स्टार्टिंग ऑपरेशन हो गया। मैंने आपको बोला था कि इसी में ही हम क्या करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल भी देख लेंगे। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल हम कैसे देख सकते हैं, सिंपल सा फंडा है, ओमेगा एम इज गिवन बाय वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय के फाई। अब देखो, अगर आपने इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रखा है तो इसको इंक्रीज करके, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, अगर आपने इसको इंक्रीज करा तो ओमेगा एम एक्चुअली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज करके आप स्पीड को कम कर सकते हो। तो मान लीजिए आपकी मोटर ऑपरेट कर रही थी यहां पर, आपने क्या करा, आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। पहले हम रेजिस्टेंस कम कर रहे थे ना, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। आपने क्या करा, रेजिस्टेंस को क्या करा, बोलो, इसमें रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, इसमें बढ़ा दिया। जैसे ही आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया यहाँ पे, अगर ये काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट आपका कम हो जाएगा। अब ये उल्टा आएगा, जैसे ही आर्मेचर करंट कम हुआ, टॉर्क कम होगा, तो स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। फिर करंट कम होगा, स्पीड कम होगी, करंट कम होगा, स्पीड कम होगी, करंट कम होगा, स्पीड कम होगी, और ऐसे के ऐसे ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो भी फिर आपका फाइनल रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से ये क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे मशीन के। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो यहाँ पे ये आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल भी हो गया हमारा इसी के साथ कंप्लीट, और स्टार्टिंग में कैसे कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस कट करके स्विचेस की मदद से, वो भी हमने देख लिया। कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है बच्चों, अभिनव, ऋतिक, रोहित, समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, चलिए गुड। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, हम थोड़ा सा ना ट्रांजिएंट्स देखते हैं। ट्रांजिएंट्स देखो बहुत सारी इक्वेशंस है और ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, मैं उस तरह से आपको समझाता हूं जिस तरह से आपको समझ में आए ट्रांजिएंट्स का, ठीक है। तो ट्रांजिएंट्स डीसी मशीन के हमारे सिलेबस में है, उसको हम एक बार देखते हैं। इन या ड्यूरिंग कर सकते हो आप, ड्यूरिंग डीसी मशीन ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ना बेसिक से समझते हैं। यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी न्यूटन्स लॉज की। अगर आपको न्यूटन्स लॉज बढ़िया से आते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लॉ अगर आपको बढ़िया से आते हैं तो इसको समझने में, और रोटेशनल मोशन, ठीक है, एक तो ये चीज है, और दूसरा रोटेशनल मोशन अगर आपको बढ़िया से समझ में आता है तो आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत मजा भी आएगा इसको करने में, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं उसको, पहले वो चीज देख लेते हैं फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर अगर नेट फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आप उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेट फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, और उससे आप उसकी स्पीड अप और स्पीड डाउन कर सकते हो। सेम चीज को हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन तो है नहीं, हमारा तो मोशन कैसा है, रोटेशनल मोशन है। शाफ्ट जो है, रोटेशनल मोशन, हाँ, तो शाफ्ट जो है वो आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन के जो रोटेशनल इक्विवेलेंट है या एनालॉगस क्वांटिटीज है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। क्या फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, अगर नेट टॉर्क 0 है तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे, या एंगुलर, यहाँ पर जो है वो लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट लॉ। एंड सेकंड वन इज, अगर नेट टॉर्क है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, तो टाउ या टी नेट किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये जो मशीन एक टॉर्क डेवलप कर रही है माइनस लोड टॉर्क जो है हमारा, वो माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी आर नेट नेट टॉर्क। और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा जे अल्फा के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर एम ए के बराबर होता है ना, एम ए, यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। थोड़ा सा इसको एक बार समझ लेते हैं कि ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। कोई ऑब्जेक्ट है, ये पहिया है, मान लीजिए घूम रहा है, कितनी स्पीड से, 100 आरपीएम। ठीक है, तो ये 100 आरपीएम स्पीड से रोटेट करता रहेगा अपने एक्सिस के अबाउट, जब तक आप इसमें कोई टॉर्क नहीं लगाओगे। टॉर्क नहीं लगाओगे मतलब आपने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाई जिसकी वजह से इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपने सेम डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई कर दिया, नेट टॉर्क अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, जो कि 200 आरपीएम 300 आरपीएम जो भी है आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऑपोजिट कराया तो स्पीड घट जाएगी। तो नेट टॉर्क हमें चाहिए अगर हम चाहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन हो, यानी एंगुलर स्पीड में कोई चेंज आए। जे अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओमेगा एम बाय डी टी। ठीक है, तो अल्फा इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अगर नेट टॉर्क है तो अल्फा है तो डी ओमेगा बाय डी टी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो बताओ। श्रुति समझ में आ रहा है? पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, तुम लोग इतना शर्माते क्यों हो बोलने में। देखो जरा, मान लो ये एक रॉड है, ये हिंज्ड है यहाँ से। ठीक है, तो ये मूव नहीं कर सकता ऐसे, ये सिर्फ, ये रॉड जो है सिर्फ रोटेट कर सकती है इस पॉइंट के अबाउट, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो आपने क्या करा, यहाँ पे लगाई एक फोर्स जो कि एक टॉर्क डेवलप करेगी। ठीक है, ये किस सिचुएशन के इक्विवेलेंट है कि आपकी मशीन है, ये इसका शाफ्ट। ठीक है ना, आपने क्या करा, इसके अंदर एक करंट पास कराया, जैसे ही इसके अंदर करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या होगा, ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, यानी इस पे टेंजेंशियल एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से टॉर्क डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये शाफ्ट क्या होगा, रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन आप खुद ये चीज सोच करके देखो कि कितना, मतलब क्या होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वजह से। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वजह से ये रोटेट तो करना शुरू कर देगा, लेकिन कितनी स्पीड पे रोटेट करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, एक और टॉर्क होगा यहाँ पर जो हमारे पास ओपोजिंग टॉर्क होगा, जिसको हम लोड टॉर्क बोलते हैं। सपोज करो आपने यहाँ से फोर्स लगाना शुरू कर दिया एक और। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक टॉर्क एक्ट करेगा जिसको हम बोल रहे हैं लोड टॉर्क। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका शाफ्ट था, ये जो आपका शाफ्ट है, इसके ऊपर आपने और जो है लोड कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, अब इसको रोटेशन करने में दिक्कत करेगा ना। ठीक है, तो वहां पर हमें किसके बीच में इक्विलिब्रियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जो टॉर्क मशीन डेवलप कर रही है और जो टॉर्क आपका कनेक्टेड है शाफ्ट से, उनका इक्विलिब्रियम जहां होगा वहां पर उतनी स्पीड से वो रोटेट करता नजर आएगा शाफ्ट। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपने ये मशीन लोडेड है और डीसी मशीन जो डेवलप कर रही है टॉर्क विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू के फाई आई ए। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपने इतना डेवलप हो ही नहीं रहा है कि वो लोड टॉर्क को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो लोड टॉर्क यहाँ पर ये ज्यादा है और आपने ये फोर्स कम अप्लाई किया, तो क्या आप इसको रोटेट कर पाओगे, तो ये रोटेट ही नहीं होगा। ठीक है, ये लोड जो होगा आपका रोटेट होगा ही नहीं।
मशीन स्टार्ट घूमने ही नहीं शुरू करेगी। तो इसलिए उस समय में पहली चीज तो क्या है, हम लोड पे इसलिए क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे शुरू ना करें, ठीक है, या कम लोड से शुरुआत करें। तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर कम है लोड टॉर्क से तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा, अगर स्टार्टिंग की बात करें। लेकिन अगर मान लीजिए मोटर ऑपरेट कर रही है, ऑपरेट करते करते एकदम से क्या हुआ, आपने लोड इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आपने लोड इंक्रीज कर दिया, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं बढ़ा तो क्या होगा, मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या मोटर रुक जाएगी, इसका आंसर मुझे बताइए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, अगर आपने लोड टॉर्क बढ़ा दिया तो क्या मशीन आपकी रुक जाएगी? चलो देखते हैं एक बार। अगर आपने लोड टॉर्क को जो है वो पहले जब ये मशीन रोटेट कर रही थी तो आपका क्या था, नेट टॉर्क 0 था। मतलब लोड टॉर्क जो था वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के इक्वल था, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट कर रही थी। अब आपने क्या करा, लोड टॉर्क को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आपने लोड टॉर्क को इंक्रीज करा तो होगा क्या, ओमेगा एम घट जाएगा, स्पीड घट जाएगी इसकी रोटेशन की, क्योंकि लोड टॉर्क इंक्रीज हो गया है जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं हुआ है। जैसे ही आपका ओमेगा एम घटेगा तो आप क्या सोचते हो, इस इक्वेशन की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओमेगा एम घटते के साथ ही बैक ईएमएफ घट जाएगी, क्योंकि अब क्या होगा, धीरे धीरे रोटेट करेगा तो कम फ्लक्स लिंकेज होगा चेंज कॉइल के साथ, तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। अगर ईएमएफ कम इंड्यूस होगा तो आई इज इक्वल्स टू क्या था, वी माइनस ई ए अपॉन में आर ए। तो ई ए क्या हो जाएगा आपका, कम हो रहा है, वी तो कांस्टेंट है मोटर में, वी तो हम चेंज नहीं कर रहे टर्मिनल वोल्टेज, तो ई ए कम हो जाएगा तो आपका आई ए भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आई ए बढ़ गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, के फाई आई ए के बराबर हो जाता है। ये बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या, आपने लोड टॉर्क बढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन जाकर के रुक जाएगी, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी स्पीड कम हुई, धीरे धीरे स्पीड क्या हुई, कम हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका करंट बढ़ने लगा, और फाइनली उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो हो गया वो डेवलप ज्यादा होने लगा। मतलब जो लोड आपका ज्यादा हुआ था उसको बैलेंस करने के लिए मोटर ने भी क्या करा, ज्यादा टॉर्क डेवलप कर दिया ऑटोमेटिकली। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, मोटर ने क्या करा, ऑटोमेटिकली वो टॉर्क आपका बढ़ा दिया। लेकिन हुआ कैसे, ये हुआ ये रिड्यूस्ड स्पीड पे, स्पीड तो आपकी कम हो चुकी है ना। तो होगा क्या, जैसे ही आप लोड मशीन पे इंक्रीज करते हो डीसी मशीन के ऊपर, तो क्या होगा, स्पीड जो होगी वो तो आपकी कम हो जाएगी, और कम स्पीड पे जाकर के आपका लोड टॉर्क जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पे जाकर सेट हो जाएगा, और वो उस कम स्पीड पे जाकर के एक पर्टिकुलर कम स्पीड पे जाकर के ये जो लोड है, ये मशीन जो है वो रोटेट करने लगेगी। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, 5 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि बोल तो रही नहीं हो तुम लोग। कोई डाउट नहीं है मतलब। चलो मान लो सेम चीज, अगर आपने इस पे लोड टॉर्क को जो है वो इंक्रीज कर दिया, ये मशीन रोटेट कर रही थी ओमेगा एम, आपने क्या करा, लोड टॉर्क को कम कर दिया, तो अब क्या होगा, टी एम, टी एम इज ग्रेटर देन टी, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा है तो वो क्या करेगा, मशीन को स्पीड अप करना शुरू करेगा, तो ओमेगा एम क्या हो जाएगा आपका, बढ़ने लगेगा। कौन सी इक्वेशन से पता चला, जे डी ओमेगा एम बाय डी टी इक्वल्स टू टी। हम फ्रिक्शन फ्रिक्शन सब कुछ नेग्लेक्ट करके ये इक्वेशन लिख रहे हैं। ये बढ़ने का मतलब क्या होगा, ये बढ़ेगा, इसका रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ने का मतलब क्या है, ओमेगा एम बाय ओमेगा टी, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि जे तो कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ओमेगा क्या होने लगा, इससे बढ़ने लगा, जिसका मतलब क्या है आपका ई ए क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा, विच मीन्स आपका आई ए क्या होने लगेगा, ई ए बढ़ेगा तो आई ए घट जाएगा, सिंपल सी बात है। आई ए घट गया तो आपका टॉर्क क्या होगा, वो भी घट जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घट जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घट जाएगा, घट करके कब तक घटता रहेगा, कब तक घटता रहेगा, घटता रहेगा घटता रहेगा, जब तक कि ये क्या नहीं हो जाते, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपकी मशीन स्पीड अप होने लगेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो आपका
घटने लगेगा और उसी लोड पे जितना लोड पहले था वहां पे कहीं जाके सेट हो जाएगा, लेकिन तब तक क्या होगा, स्पीड कुछ बढ़ चुकी होगी। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ जो हमने देखा था उसकी मदद से हम कह सकते हैं जब ये सेट हो गया है तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, लेकिन ये हायर कांस्टेंट स्पीड पे जाकर के अब मूव करना शुरू कर देगा। हायर कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करता नजर आएगा। कोई डाउट है तो बताइए। ये तो हो गए, आपने लोड कम ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। देखो ये हम ऐसे बोल सकते हैं ना, लोड आपने कम कर दिया तो ये सिचुएशन हुई है ना। इससे पहले वाली सिचुएशन कब है, जब आपने लोड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये था लोड वेरिएशन का इफेक्ट। अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ लोड को वेरी किया है, तो ये सब हो जाएगा। मान लीजिए आप लोड तो आपका उतना ही है, आपने कुछ वेरिएशन शो कर दिए तो क्या होगा। आपने वेरिएशन क्या करा, v माइनस आई ए आर, अभी थोड़ा हमने देखा भी है इसको, के फाई कल भी देखा था। तो आपने फ्लक्स चेंज कर दिया या वोल्टेज चेंज कर दी, या आपने आर्मेचर रेजिस्टेंस में कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर दिया और वो रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, ये नहीं, वो रेजिस्टेंस क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। तो जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी। तो जैसे स्पीड चेंज होगी तो आपका बैक ईएमएफ चेंज होगी, बैक ईएमएफ चेंज होगी तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा, टॉर्क चेंज होगा तो फाइनली टॉर्क ऐसी जगह पर जाकर के सेट होगा कि आपका लोड और वो जाकर के बैलेंस हो जाए और उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये होता है मैकेनिज्म। एक मैं करके दिखा देता हूं आपको, बाकी आप कर लीजिएगा। मेरे को बता दीजिए आप कौन सा करना है, वोल्टेज या फ्लक्स। अच्छा एक वीडियो इसका मैं सेम चीज का जो डायनेमिक्स का है, डीसी मशीन का मैंने रिकॉर्ड करा है बच्चों के लिए जिनके पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1 है। तो वहां पर जाकर के आप ये सारे भी देख सकते हो, V5 आर एक्सटर्नल का भी सारा देख सकते हो आप। अभी मैं कोई एक करके बता देता हूँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर करवाना है तो चलिए फ्लक्स ले लेते हैं हम, फील्ड फ्लक्स का केस हम ले लेते हैं। आपने क्या करा, आप मशीन मान लीजिए आपकी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है, आपने क्या कर सकते हो, आप इसका कॉइल, इसकी जो फील्ड कॉइल है उसका रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। जो आपने एक बार बांध दिया, यहाँ पे IF करंट फ्लो कर रहा है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब इसको वेरी करोगे आप क्या कर सकते हो इसमें, सर्किट में इसमें रेजिस्टेंस आप इंक्रीज ही तो कर सकते हो ना। तो आपका जो IF एक्चुअल में होगा वो क्या होगा, V अपॉन में RF प्लस जो भी रेजिस्टेंस आप यहाँ पे एडजस्ट करके इसमें डाल रहे हो, ठीक है। सिंपल R लिख लो इसको चाहे तो। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे R इंक्रीज ही करोगे ना। जैसे जैसे आपका ये R जो है इंक्रीज करना शुरू करेगा वैसे वैसे फील्ड करंट कम होना शुरू होगा। फील्ड करंट कम होगा तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स कम होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, MMF अपॉन रिलक्टेंस, यानी कि NF IF अपॉन में रिलक्टेंस पाथ का। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपका फील्ड करंट कम हो रहा है तो फ्लक्स भी कम होगा। फ्लक्स कम होने का इफेक्ट किस पे होगा, इसका इफेक्ट जो होगा वो आपका बैक ईएमएफ पे होगा, K फाई ओमेगा M। अभी हमने ओमेगा को कुछ नहीं करा है, अभी हमें ओमेगा को हमने टच नहीं करा है, हमने सिर्फ क्या कर दिया, हमने जा करके बस क्या कर दिया, इसको छेड़ दिया, इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, ठीक है, इसको इंक्रीज कर दिया। जैसे ही इसको इंक्रीज कर दिया फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स कम होने की वजह से आपका बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओमेगा M अभी कांस्टेंट है, अभी कुछ नहीं हुआ इसमें। तो IA पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टॉर्क की मदद से हम ट्रांजिएंट्स बताएंगे, मैकेनिकल ट्रांजिएंट्स, V माइनस EA अपॉन में RA, ठीक है। हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस में या आर्मेचर सर्किट में कुछ चेंज नहीं किया है। आपका EA घट गया है तो इसका मतलब करंट बढ़ गया है, करंट बढ़ने का मतलब क्या होगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड IA। आपने फ्लक्स को वीक किया है, आपने करंट को बढ़ाया है, लेकिन जो यहाँ पे करंट के बढ़ने का जो इफेक्ट होता है दैट इज डोमिनेंट। अब फ्लक्स थोड़ा भी कम करते हैं तो करंट में काफी चेंज आता है। तो IA का जो इफेक्ट है वो डोमिनेंट है, जिसकी वजह से ओवरऑल टॉर्क क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन सा टॉर्क है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। तो ये क्या हुआ, जैसे ही आपने फील्ड को छेड़ा, आपने जो टॉर्क है, फ्लक्स को जैसे ही आपने कम किया, आपने टॉर्क ज्यादा डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क विच इज T EM माइनस TL
वो क्या हो जाएगा, इसमें ये पार्ट जो है ये आपका इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ओमेगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ओमेगा बढ़ जाएगा तो बढ़ता रहेगा क्या ओमेगा? देखो जब तक नेट टॉर्क रहेगा तब तक ओमेगा बढ़ता रहेगा। अल्फा नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू जे अल्फा। तो जब तक ये बढ़ता रहेगा, विच मतलब बढ़ता क्या रहेगा, जब तक ये है तब तक अल्फा है। अल्फा मतलब एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब ओमेगा एम क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा तब तक आपका। ठीक है, लेकिन होता क्या है, आपने देखा जैसे ही ओमेगा एम बढ़ने लगा, आप ये देखोगे कि ओमेगा एम जैसे ही बढ़ने लगा फ्लक्स कमजोर हो रहा है, लेकिन ओमेगा एम बढ़ने का इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ये बढ़ने लगेगी तो करंट कम होने लगेगा, करंट कम होने लगेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है, वो कम होने लगेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लगेगी ये ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। जैसे जैसे ये कम होने लगेगा, ये फाइनली जाके कहां पे सेट होगा, जहां पर जाकर के लोड टॉर्क, अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी ऐड कर लो इसमें, अभी तो हमने बस लोड टॉर्क लिया है, तो यहाँ पे जाकर के ये सेटल डाउन हो जाएगा। और तब तक क्या होगा, इसकी स्पीड कुछ बढ़ चुकी होगी, तो ये कि हायर इंक्रीज्ड स्पीड पे जाकर के ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने क्या करा, फ्लक्स छेड़ते के साथ ही, फ्लक्स को कम करते के साथ ही आपने क्या करा, स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, और इस इंक्रीज्ड स्पीड के साथ अब ये मशीन रोटेट करेगी, सेम लोड कंडीशन सब कुछ। मान लीजिए आपने लोड भी वेरी कर दिया और फ्लक्स या वोल्टेज या फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस भी वेरी कर दिया, तो ट्रांजिएंट उसकी अकॉर्डिंग होगी। लेकिन एक पाथ जो मुझे लगता है, वो मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांजिएंट्स होते हैं। कोई डाउट है तो बताइए इसमें। बच्चों समझ में आ रहा है? ऋतिक, अंशुल? Yes, चलो तो हम क्या करते हैं ना, मैं आपको एक ट्रांजिएंट की कुछ इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, वही हम आप यूज कर लीजिएगा अगर इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है तो। वैसे ट्रांजिएंट्स यही है, ये जो मैकेनिकल ट्रांजिएंट्स है ये हमने देख लिया इसमें मशीन में। बाकी अगर आप इक्वेशन की टर्म्स में बताना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो दो तरह की मोटर हमें लेनी है, एक तो सेपरेटली एक्साइटेड और एक सीरीज लेनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले सेपरेटली एक्साइटेड ले लेते हैं, या फिर बोलो कौन सी मशीन लेनी है, कोई भी एक मशीन बता दो, बोलो। सीरीज ले लेते हैं। चलो सीरीज मशीन ले लेते हैं हम। हम क्या कर रहे हैं, उसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या होता है, जो ये आपका आर्मेचर है उसी की सीरीज में आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी, बताओ। ठीक है, उसी की सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होगी। अब करंट सब में क्या जाएगा, ये क्या है, डीसी मोटर है, तो ये आपका प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये वी वोल्टेज हो गई। यहाँ से क्या होगा, एक लोड करंट जाएगा, वही किसके बराबर होगा, आर्मेचर करंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज मोटर की हम बात करें। अब ये जो कॉइल्स हैं इन सबका अपना रेजिस्टेंस भी होगा, आर ए हम लिख लिया, आर एफ भी होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा एल ए। ये देखो हमने क्या करा होता है मशीन की, अगर हम बात करें तो हमारी जो मशीन होती है इसमें हम क्या करते हैं, कॉइल से इसको लपेट देते हैं, इसको भी लपेट देते हैं फील्ड वाइंडिंग बनाने के लिए। तो ये जो कॉइल्स हैं ये बेसिकली क्या होगा, इनका कुछ अपना इंडक्टेंस होगा ना। तो ये दोनों इंडक्टेंस हमने सर्किट पैरामीटर के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया, एल एफ हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगी विच विल बी इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एम, अगर ये ओमेगा एम स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, जितना यहाँ पर ये जो फ्लक्स है, इस ये जो है वाइंडिंग, ये हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाली है। ये वाइंडिंग जो है, जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा आप, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ करंट, इजंट इट? तो जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है,
एक्चुअली वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक केवीएल लगा करके इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड दैट इक्वेशन विल बी गिवन बाय v इज इक्वल्स टू आई ए आर ए प्लस आई ए आर एफ, ठीक है ना, यहाँ पे फील्ड रेजिस्टेंस भी तो होगा, प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस एल एफ डी आई एफ बाई डी टी, ठीक है, प्लस जो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई ए, ठीक है, ई ए, स्मॉल ई से लिखना चाहो, ई ए लिखना चाहो, ऐसे लिख लो, एक ही बात, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये हमारी किरचॉफ लॉ से हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट की इक्वेशन लिख दी है, ठीक है, लेकिन हमारा मैकेनिकल सर्किट भी तो है, ठीक है। तो एक इक्वेशन बनेगी मैकेनिकल साइड की। मैकेनिकल साइड की मशीन कैसी दिखेगी, देखो यहाँ पे, जब आप इसको रोटेट करना शुरू करोगे, जैसे ही आपने इसको रोटेट करना शुरू करा, तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन भी होगी ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने मान लो बी ले लिया, मतलब फ्रिक्शन जो होगी वो बी इंटू वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लोड को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, टीएल को हम रोटेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो मशीन है, इसका जो रोटर है, इसका आर्मेचर जो है, उसका अपना कुछ इनर्शिया है जे, तो इन सब में जा रही है हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी, जो बेसिकली हम दे रहे हैं, टॉर्क हम जो जनरेट कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इससे मशीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो रहा है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इसको इनर्शिया को ओवरकम करेगा, ठीक है, कुछ पार्ट इसके फ्रिक्शन को डील करेगा, और मोस्ट ऑफ द पार्ट इसके लोड टॉर्क को रोटेट कराएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी यहाँ पर, वो आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, आप खुद से बताइए, बोलो बोलो। अगर बैलेंस है, अगर नेट फोर्स 0 है अभी कंडीशन में, उस कंडीशन में अगर आप लिख रहे हो तो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका लोड टॉर्क प्लस बी इंटू ओमेगा प्लस जे डी ओमेगा। देखो, अगर इनर्शिया वाला पार्ट जब आएगा जब आप उसको एक्सेलरेट करा रहे हो, ठीक है, तो ये इस पार्ट में चला जाएगा। अगर मशीन में क्या है, स्टेबल ऑपरेशन हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे वो मूव कर रही है, कुछ बोल रहे हो आप, फ्रिक्शन प्लस इनर्शिया, इनर्शिया को जब वो ओवरकम कर रहा होगा, बेसिकली देखो, कोई ऑब्जेक्ट है जो हैवी सा ऑब्जेक्ट है, जिसका कुछ मास है, सपोज करो मूव कर रहा है, तो वो मूव करता रहेगा। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हो, इसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको इनर्शिया से डील करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो अगर आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हो, या लोड में चेंज आ रहे हैं, या फिर आपका ऑपरेशन में चेंज आ रहे हैं, तो इनर्शिया से डील करना है, तो वो पार्ट आएगा। अदरवाइज ये स्टेबल ऑपरेशन के लिए ओमेगा एम अगर कांस्टेंट है, आप देख भी सकते हो, ये क्या हो जाएगा, जे सॉरी डी ओमेगा एम बाई डी टी हो जाएगा। ओमेगा एम कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कब है, जब हमारा ओमेगा कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें, जब मोटर एक्सेलरेट कर रही है, या तो स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो इससे तो ट्रांजिएंट जनरेट नहीं हो रहे ना इस इक्वेशन से, तो इसलिए इसको हम यूज नहीं करते, इसका कोई फायदा भी नहीं है। तो होता क्या है, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप किया है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए लोड टॉर्क माइनस बी ओमेगा, और उसके ओमेगा एम व्हाटएवर, और ये जो होगा ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल्स टू जे डी ओमेगा एम बाय डी टी। सेम इक्वेशन मैंने लिखी थी, बस फ्रिक्शन ही तो नहीं लिखा था यहाँ, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, तो एक हमारा ये पैरामीटर हो गया, एक ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इस इक्वेशन को, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डी जैसे लोड टॉर्क है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स आई ए लिख सकते हैं, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो के टाइम्स आई ए लिख सकते हैं, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो। आप देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में भी आई ए है, तो डी आई ए बाई डी टी हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या करके, इसमें डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन को, डी आई बाई डी टी उसमें वो रिप्लेस कर दो, या इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइड और मैकेनिकल साइड को जोड़ करके उसका कंप्लीट एनालिसिस हम कर सकते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म करके, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द ट्रांसिएंट्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ऐसी मान लीजिए आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड मशीन रहती है,
तो इसमें क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में आपका आर्मेचर जो है वो अलग है, तो ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज विल एक्चुअली सप्लाई आपका आर ए, एल ए और ई ए जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। सर्किट की अगर हम बात करें तो सर्किट की आर्मी फील्ड सर्किट की अगर हम बात करें तो फील्ड सर्किट की अपनी एक और इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें आपका एल एफ होगा, आर एफ होगा एंड सो ऑन। तो वी एफ जो हो जाएगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, आई एफ आर एफ प्लस एल डी आई एल एफ डी आई एफ बाई डी टी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो केवल ट्रांजिएंट जब ही आएंगे ना, इसमें ट्रांजिएंट क्या आएंगे, ये तो हमारी नॉर्मल आरएल जो सर्किट होता है जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, डीसी वोल्टेज लगा दी हमने, इसके जो ट्रांजिएंट होते हैं ये तो वैसे ही स्टडी हो जाएंगे, ऐसे फ्लक्स हमारा कंट्रोल हो जाएगा, मतलब बता सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक तो केवीएल लग सकता है, दूसरा हम लोड साइड की मैकेनिकल इक्वेशन बना सकते हैं। तो वी किसके बराबर हो जाएगा, वी आपका आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ई ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ई फाइव ओमेगा एम के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गई हमारी ट्रांजिएंट एनालाइज करने के लिए। देखो जहां भी इक्वेशन में आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑपरेटर आ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, चेंज को दर्शा रहे हैं, ये सिग्नल में जो चेंज आ रहा है उसके चेंजेस को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, आपको अगर ये पता होगा, ये भी ध्यान होगा कि इसमें भी हम जब लगाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है ना, तो उन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, चाहे हम डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, चाहे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व करें, लेकिन उस समय में हमें सर्किट का जो ट्रांजिएंट है वो पता चल जाते हैं। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं केवीएल लगा करके, तो हम कभी एल डी आई बाई डी टी थोड़ी लिखते हैं। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पर एसी होता, ठीक है, तो ये एक्सएल की, ये एल ए क्या हो जाता, ये एक्सएल हो जाता, एल ए हम देखते ही नहीं, एक्सएल है बस, ओमेगा एल निकाल लिया, खत्म कहानी, और आई इंटू एक्सएल हो जाता, तो ये इक्वेशन में डी, ये डेरिवेटिव नहीं आता, तो ट्रांजिएंट नहीं मिलते फिर हमें। ठीक है, तो ट्रांजिएंट नहीं मिलते फिर हमें, फिर हम किसकी बात करते हैं, केवल स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो हमें ट्रांजिएंट्स का पता चलता है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम किसी सिग्नल को या हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसका वेरिएशन टाइम के साथ हम देख सकते हैं, तो ट्रांजिएंट हमें पता चल जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, जो आपने लोड टॉर्क लिया है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप किया है, माइनस टी एल माइनस बी ओमेगा एम इज इक्वल टू जे डी ओमेगा एम बाय डी टी। दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन ये होगा, ये फील्ड सर्किट के ट्रांजिएंट एनालाइज करने के लिए होगी, ये इन दोनों को एनालाइज करने के लिए होगी। इन्हीं को मैनिपुलेट करके आप देख लीजिए, बुक में भी इन्हीं को मैनिपुलेट करके आपका क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशंस निकाले गए। ठीक है, अकॉर्डिंगली इनको हम इक्वेशंस को फॉर्म करके मैनिपुलेट करके ट्रांजिएंट्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक इसमें कोई डाउट है कि ट्रांजिएंट्स के में? देखो सिर्फ अगर मैं आपको ये इक्वेशन समझाता हूँ ना, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये जो मैंने आपको ये यहाँ पे प्रोसीजर बताया ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये इक्वेशन आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, खुद से समझ में आने लगेंगे।